बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल की तरफ चलते हैं नाज़रीन। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे के करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 36 और 9 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली से रिफॉर्ट की आज की हमारी लीड स्टोरी। लाहौर की 414 एनजीओज की निगरानी का फैसला, जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। वजीर आजम के घर के करीब छत न कुर्सी, खुले आसमान तले ईंटों पर बैठकर तालीम। गवर्नमेंट स्कूल सुल्तान की बुनियादी सहूलियात से महरूम। लाहौर में 1000 हसास मकामात का इजाफा, मॉडल टाउन डिवीजन पहले नंबर पर। और कैनाल रोड तौसीई मंसूबे की लागत में 25 करोड़ रुपए इजाफा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिर्फ 2 के सीनियर रिपोर्टर्स रजा खरल और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की 414 एनजीओज की निगरानी का फैसला किया गया है। जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई है और सोशल वेलफेयर बोर्ड ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तराक से जो है जियो टैगिंग मुकम्मल किया। जी बिल्कुल सिमल, पैसे का मामला है। एनजीओज के फंड्स और डोनेशंस तो बेहतर है हसन अली पहले जो है अपने ख्यालात का इजहार करें। जी हसन, आप क्या कहें? इसमें यह है कि ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो एक बनाई गई थी, एक प्लान बनाया गया था कि जो भी एनजीओज हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। और लाहौर में जो टोटल एनजीओज थी वो 1049 के करीब जो है वो एनजीओज थी, जिसमें से जो गैर फाल एनजीओज थी उनको निकाला गया और अब जो है वो टोटल 4 एनजीओज जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं लाहौर में। तो उनकी ट्रैकिंग के लिए, उनके मामलात को देखने के लिए कि फंडिंग कहाँ से आती है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कौन सा एम्प्लॉय आया है, फंडिंग किस मुल्क से आ रही है, किस तरह से आ रही है, वो सारे मामलात को देखने के लिए ये एक स्टेप जो है ये उठाया गया है टैगिंग का। और ये एक अच्छी बात है, पता लगना चाहिए कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं। वेलफेयर के लिए पैसे खर्च किए जाए, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो हेल्थ है। सिमल, इसमें यह है कि एनजीओज एक स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट बन जाता है। एक अच्छा काम है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कम्युनिटी बेस्ड हों, सीबीओज हों या इसके अलावा एनजीओज हों, आईएनजीओज हों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों, इनका काम तो ये होता है कि हुकूमत के वो काम या वो मसले जो हुकूमत नहीं हल कर पाती, ख़ासतौर सिविल सोसाइटी के हवाले से या सोसाइटी के हवाले से, उसमें मदद दे। अब पिछले कुछ अरसे में देखने में ये आया है कि जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं एनजीओज अपने कमेंट्स के ज़रिए से या अपनी इन्वेस्टिगेटिव वर्किंग के ज़रिए से। ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे होते हैं या स्टेट का मजाक उड़ा रही होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि फेलियर शो कर कर खतरनाक सूरत हाल होती है ना। मसला आप देखें, कुछ एनजीओज के पास पैसे आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री से। अब वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको चाहती हैं कि वो उस तरह का सोशलिज़म हो। हमारे यहाँ आइन जो है वो और है। अब आइन सोशलिज़म के साथ जब मैच नहीं करता तो वो बहुत सारे ऐसे काम कर जाती हैं कि जिससे यूँ लगता है कि वो कॉन्फ्रंट कर रही हैं वो एनजीओज। अब जो स्कैंडिनेवियन कंट्री से आ रहे होते हैं पैसे, जो किसी और ममालिक से आ रहे होते हैं, उनकी ऑडिटिंग प्रॉपर हुई नहीं होती, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा होता कि वो पैसे किस मकसद। फिर ऐसी कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं जिन कैंपेन्स से ये नज़र आता है कि जैसे रिट ऑफ द स्टेट जो है वो चैलेंज हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये बुनियादी काम तो यह है कि लोगों को एम्पावर करना, गुर्बत का ख़ात्मा करना, तालीम को बढ़ावा देना, फ़रोग़ देना और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने में मदद देना हुकूमत की। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उस वक्त बहुत सारे शकूक व शुबहात होते हैं और हुकूमत को ये अख्तियार हासिल है कानून के तहत। और अब जबकि आप अपने स्कूल्स को जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हो और जी बिल्कुल उसको देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो उस हवाले से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये बड़े इश्यूज हैं। उसमें ये होता है जैसे आप एक कार्टेल बन जाती है और उस कार्टेल बनने का मकसद ये होता है कि वो जो स्टेट ऑपरेटर्स है उसको फेल कर दिया जाए, उस सिस्टम को आगे ना चलना, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, सेहत के मैदान में हो, सोशल सेक्टर दूसरे हों
मज़दूरों के मसाइल हों, तो उसमें हमें बाज़ दफ़ा नज़र आता है कि कई कैंपेन्स ऐसी चलती हैं कि जिसमें उस डिपार्टमेंट को ही चैलेंज किया जा रहा होता है और उसकी अपनी सर्वाइवल ख़तरे में हो जाती है जो निगरान होता है। तो उन हालात में इन NGOs की ऑडिटिंग होना ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि लेकिन ये ऑडिटिंग फिर ग्राउंड रियलिटीज़ पे हो भी, ये सिर्फ अखबारी बयान या एक तशहीरी मुहिम के तौर पर ही ना की जाए। जी हसन, आप क्या कमेंट करोगे इसके ऊपर, जबकि स्कूल्स भी और लाहौर के 25 प्राइमरी स्कूल जो है वो इब्तदाई तौर पर प्राइवेटाइजेशन की जद में आ रहे हैं और उनको जो है वो NGOs के हवाले किया जा रहा है। देखें सीमल, बात वही है कि ये एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इनकी जियो टैगिंग की गई है। अब देखना ये है कि ये मंसूबा जो है ये किस हद तक कामयाब होता है, किस हद तक मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर की जाएगी। ये क्योंकि एक चीज़ देखी जाती है कि मंसूबे प्रोजेक्ट्स बहुत से आते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, वो आगे नहीं चल पाते। अब देखना ये है कि इसके ज़रिए किस हद तक जो है वो फंड्स का पता लग सकेगा कि कहाँ कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, उनको यूटिलाइज़ कहाँ कहाँ किया जा रहा है और सही यूटिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि फिर से जो एक इल्ज़ाम NGOs पे लगाया गया था कि जी ये एंटी स्टेट जो सरगर्मियां हैं उनमें मुलविस होती हैं और ये सारा कुछ है। ये बेसिकली इस चीज़ का मकसद भी यही था कि एंटी स्टेट जो सरगर्मियां हैं NGOs उसमें शामिल ना हो, उसमें किसी भी किस्म का अपना जो हिस्सा है वो ना डालें और आवाम की फलाह के लिए काम करें। तो देखना अब ये होगा आगे चल के कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट किस हद तक कामयाब होता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम बात करें फेलियर की, जो आप जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ों में ये स्टेट के अगेंस्ट भी काम कर रही होती हैं, ऐसी चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ पर मौजूद होती हैं तो वो उसके अगेंस्ट काम करती है। फॉर इंस्टेंट ये अगली खबर आप देख लें, ना छत है, ना कुर्सियाँ हैं, ना फर्नीचर है, मिसिंग फैसिलिटीज़ है और कहाँ पर वज़ीर आज़म के घर के बिल्कुल करीब सुल्तानके के इलाके में जो गवर्नमेंट स्कूल है, अब वहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, कोई बॉदर नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई NGO कोई ना कोई ऐसा इदारा उसको टेकअप करेगा और उसकी बिना कर लेना चाहिए था ना, इतना लेट जो किया। हसन, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो रिकॉर्ड है ना कई NGOs का, माजी में ये साबित हुआ है और फिर उन NGOs को बैन भी किया गया। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा केस हुआ था 90s में, इकबाल मसीह केस, और इकबाल मसीह केस की आड़ में हुआ ये कि पाकिस्तान की जो कारपेट एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़ीरो हो गई और इंडिया ऊपर आ गया था। ऐसा भी हुआ। एग्जैक्टली, चाइल्ड लेबर का नाम लेके, चाइल्ड लेबर का और इकबाल मसीह का इशू बना के, हालांकि वो इशू और था, वाकया और था, कुछ और लेकिन उसको हाईलाइट इस तरीके से किया गया था उस केस को कि पाकिस्तान की जो कारपेट की एक्सपोर्ट्स हैं, उस वक्त पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 था कारपेट इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट्स में। पाकिस्तान का नंबर 1 की जो पोजीशन है वो इंडिया ने छीन ली थी जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट वन केस। क्या आपने यहाँ पे हाईलाइट किया केस, जो डोनर एजेंसीज हैं उन्होंने अपने ममालिक में उस केस को हाईलाइट किया, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स उन ममालिक में जाती थी कारपेट इंडस्ट्री की, वो नीचे चली गई थी। अच्छा, ये वाकयात मालूम में रोनमा हुए हैं। अब आपकी ये इंडस्ट्री ये बता सकते हैं, कारपेट इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और यही वजह है ना। आप देखें ना, एंटी स्टेट या आपके अगेंस्ट ही गई ना वो चीज। बिल्कुल। या फुटबॉल इंडस्ट्री में वैसा हुआ, सियालकोट में वो बड़ा हिट किया गया उस तरीके से। जो है वो आपकी, ठीक है। अब मसला पता क्या है कि हमारा जो मारूजी हालात हैं उनमें यह है कि उस्ताद शागिर्द घर के अंदर खेतों में से लेकर बाहर तक बच्चे भी साथ काम करते हैं, बड़े भी करते हैं, बच्चे साथ काम करते करते सीखते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। या तो आप वेलफेयर स्टेट इस तरह की बनाएं कि वो बच्चा जब 3 साल का हुआ है, 4 साल का हुआ है, तो आप उसके लिए जिम्मेदारी जो है वो उठा लें, उसकी सरकार जिम्मेदारी अगर नहीं लेती। अब दूसरी तरफ सरकार, जिस तरह दूसरा पहलू जो आपने बताया उसकी तरफ आते हैं, तालीम की तरफ आते हैं, और तो वो ये जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से बात को सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इस पे EDO ने कमेंट भी किया है, उनका क्या कहना है इस हवाले से वो भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी अगली हमारी खबर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ की है, सुल्तानके के इलाके में जो कि वज़ीर आज़म के घर के करीब है और चलाक तरे अंधेरा में से कहूँ भूत बंगले की सूरत इख्तियार कर चुका है वो बिल्डिंग, और बच्चे बेचारे जो हैं वो इतनी गर्मी में बाहर ग्राउंड में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी शर्मनाक है इस लिहाज से कि हम वावेला मचाते हैं कि तालीम के लिए हम इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं, हम तालीम के मैदान में वो कुछ कर रहे हैं जो पिछले 60-62 सालों में नहीं हुआ। तो हकीकत में तो मेरे ख्याल से वो ग्राफ डाउनवर्ड्स, वो डाउनवर्ड्स ग्राफ की बात कर रहे हैं। उसको आप कह सकते हैं कि ग्राफ डाउनवर्ड्स है। जिस रेशो से पहले भी हम डिस्कस करते हैं, जिस रेशो से आबादी बढ़ रही है, एक तो ये कि तालीमी इदारों का उस रेशो से जो है इजाफा नहीं हो रहा,
और दूसरी आप ये एग्री करेंगे और आप देखिए कितनी गर्मी में धूप में बच्चे जो हैं जमीन पे बैठकर मसला पैदा हुआ है। हमारे इसमें आप क्या सीख सकोगे? सीमल बात यह है कि हमारे लिए ऑरेंज लाइन बहुत जरूरी है, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। हमारे लिए सड़कें जरूरी हैं, ईंटों पर किताबें रखकर और बेचारे बच्चे जमीन पर बैठने को अवॉइड करने के लिए ईंटों का ढेर लगा के उसके ऊपर बैठे। आपको अगर इत्तेफाक हुआ हो रायवन रोड पे जाने का, रजा भाई आपको भी सीमल, तो जो नया जाती उम्रा की तरफ जो इनके महलात हैं उनकी तरफ जो सड़क टर्न लेती है, वहां पे इन्होंने अभी वो सारा नया राउंड अबाउट बड़ा शानदार किस्म का वहां तक सड़क इन्होंने बना लिया। जो टर्न है उससे थोड़ा सा भी आप आगे चले जाएं तो सड़क जो है फिर वही पिछली सदी में आप चले जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें ना कि महलों के रास्ते तो फिर अच्छे शानदार होने चाहिए। तो महलों के साथ जो गरीब लोग हैं उनका भी तो ख्याल करना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट ये है कि चलें जो उनके साथ लोग रह रहे हैं या वहाँ पे जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको तो पूरा किया जाए। आप एक तरफ कहते हैं, बड़े नारे लगाते हैं कि जी हम तालीम के लिए ये कर रहे हैं, हम सेहत के लिए ये कर रहे हैं, तो हालात आपके सामने हैं। ऊपर से फिर अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। कल ईडीओ एजुकेशन से ने बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा 2 महीने में बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी, बिल्डिंग खतरनाक है इसलिए बाहर ग्राउंड में बैठा रहे हैं। भाई पहले आप सोए हुए थे और 2 महीने में 19 कमरे किस तरह मुकम्मल कर लेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, मतलब ये कोई 19 कमरे नहीं है। चले कर भी लें तो फिर ये वैसे ही खतरनाक होंगे, रहने के नाकाबिल होंगे ना जिस तरीके से पहले वाले थे। यानी बिल्डिंग अगर आपने बनानी है और वो बनानी मतलूबा मायार को मद्देनजर नहीं रखना तो बिल्डिंग तो गिरेगी, पैसे फिर लगेंगे, फिर नया टेंडर होगा, फिर नए वो बच्चे फिर सड़कों पे होंगे और कमीशन खाया जाएगा दूसरे। हम चांद पे अगर हम बजट की बात कर लें, जो ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, नाअहली इनकी ये है कि लास्ट ईयर पिछले माली साल में 72% जो बजट है एजुकेशन का वो लैप्स कर गया था, यूटिलाइज ही नहीं किया गया। यूटिलाइज नहीं। अच्छा, इसमें भी बड़ी एक गेम होती है कि डिपार्टमेंट्स को उस तरह से बजट दिया नहीं जाता, ये लोग मांगते नहीं है मनसूबाबंदी करके और उसकी डिमांड नहीं की जाती, वो बजट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मोल्ड कर दिया जाता है। वो ये इस वक्त तो यही सीमल, इस वक्त यही सिचुएशन हो रही है कि तमाम जो सेहत की बात करें या एजुकेशन की बात करें, उसका जो बजट रखा जाता है उसमें से ज्यादातर बजट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया जाता है। अब आप ऑरेंज लाइन में देख लें कितने हेड्स से जो है वो पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगाया जा रहा है। अच्छा, नाम क्या? सुल्तानपुरा सुल्तान के यानी आज के सुल्तान के ये दिलचस्प है। आज के सुल्तान के महल के नीचे अगर बच्चे जो हैं वो पढ़ने इस तरह धूप में पढ़ने पर मजबूर हैं तो सुल्तान को क्या कहना चाहिए? वो जो शेर है बड़ा मशहूर, क्या वो वही आता है कि कुछ भूल हो गई है और भूल वोटर से हो गई है, मेरे ख्याल से। लेकिन फिर जब इस तरह की बातें की जाती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों की जाती है, आप लोग मयार तालीम की बात करें। यहाँ पर बैठकर रेडियो एजुकेशन मुझसे ये बात की थी और मुझसे बाकायदा बहस की थी उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। तो अगर आप मयार तालीम पे भी बात कर ले तो कौन सा आप ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 2 चीजें हैं। आप एक वार्टन रोड पे एक स्कूल बना है रिसेंटली, बड़ी A1 बिल्डिंग उसकी बनी है, लेकिन वहाँ पे मसला यही है कि स्पिरिट नहीं है, जो रूह है ना तालीम देने की टीचर में नहीं है। तो उस पर फिर अब ये क्या जो मैनेजमेंट का हेड है यानी जो ईडीओ एजुकेशन है वो उसकी आंखें अगर बंद हैं इस साइड से कि आपने रूह मोहब्बत पैदा करनी है, आपने डंडे मार के टीचर को पढ़ाना है तो वो नहीं पढ़ाएगा, वो वही करेगा जो आप करते चले आ रहे हैं, जो हुक्मरान कर रहे हैं वही रियाया करती चली जाएगी। और आखिर में क्या होगा कि हम तालीम के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में दूसरी कौमों से ऑलरेडी ही पीछे हैं तो और पीछे रह जाएंगे। आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में देख लेना, वहाँ क्या वजह है? वो उनकी तरक्की की वजह यही है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी तालीम और सेहत, ये 2 चीजें जो है आप बांग्लादेश की बात कर लें, आप श्रीलंका की बात आप इंडिया की बात कर लें, आप इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, आप किधर से मुकाबला करेंगे? वहां पर चेक कर लें। चलिए, इंडिया तो एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, आप श्रीलंका बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन कर लें, आपका लिटरेसी रेट जो है वो उससे काफी लिटरेसी रेट जो है काफी नीचे आएगा। जी, बांग्लादेश इस वक्त हमसे बेहतर है और श्रीलंका का तो हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। नेपाल जैसी कंट्री हेल्थ में हमसे कहीं ज्यादा ऊपर है। एक तरफ हुकूमत का कैलवसनेस और वो रवैया जो बिल्कुल अहमकाना नज़र आता है इस वक्त और दूर अंदेशाना नहीं है बिल्कुल, कि तालीम जब तक नहीं फैलाएंगे ना ही गुर्बत बेहतर होगी, गुर्बत वहीं की वहीं रहेगी, ज़्यादा बल्कि होती जाएगी। साथ साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने वाले तालीम याफ्ता नहीं होते, लिटरेट नहीं होते, पढ़े लिखे और बाशऊर नहीं होते, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल नहीं होगा,
उसका मसला ये होगा। और इसके साथ अब साथ सड़कें जब लॉ एंड इतनी ऑर्डर बना- की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की जो है ना, सिचुएशन वो बेहतर नहीं होगी, बेहतर और नहीं आपको होगी। प्रेसिडेंट्स बनाने चाहिए कि आप आउट ऑफ द वे जाके तालीम के ऊपर अपनी पर्सनल किटी से कितना खर्च करते कितना हैं। खर्च करते हैं। आप अगर दूसरे मायार पे लैंड क्रूजर्स खरीदने पे, इधर उधर बड़े बड़े एम्पायर्स बिल्ड करने पे, स्टेट्स बनाने पे, अपने आप empires की सड़कें बेतहाशा बनाने पैसे, पे। आप कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है सोसाइटी की, और खास तौर पर उन मैनेजर्स की जो पॉलिटिशियंस के तौर पर हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं बिल्कुल, और बड़े बड़े दावे करते अच्छा, हैं। अभी इसी उनकी के साथ अगर हम अगली खबर को लिंक कर लें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है और केनाल रोड के तौसीई मंसूबा है, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ दरख्तों की कटाई जो है, विच इज़ बाय द वे मुझे बहुत बॉदर भी कर रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम गुजरा करते थे तो धूप जो है वो कम हो जाया करती थी, क्योंकि दरख्तों का साया बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप धर्मपुरे से माल रोड की तरफ आ रहे हो तो वो एक ठंडी एक पैच लगता था रोड का, लेकिन अब वो सारे दरख्त कट गए। खैर, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अब केनाल रोड के तौसीई मंसूबे की लागत जो है उसमें 25 करोड़ रुपए इजाफा हो गया है। 25 करोड़ अभी शुरू भी नहीं हुआ और इजाफा हो गया, तो जब ये शुरू हो जाएगा फिर क्या हाल होगा उसका? जी बिल्कुल, ये मसला है बहुत बड़ा, पोल्यूशन का मसला है। आपके दरख्त पहले ही कम पर कैपिटा और पर पर्सन अगर अब दरख्तों की बात करें तो हमारे यहाँ कम है, लाहौर की जितनी आबादी बढ़ रही है। अब ये मसला क्यों है कि बॉटलनेक है कि सड़क पीछे से कहीं चौड़ी, जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल से इधर आए, आप जेल रोड तक पहुंचे तो सड़क चौड़ी है, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल से आप आगे जाते हैं, ठोकर तक जाते हैं, सड़क वो तंग सड़क आ जो है जाती वो- है। और ये इस जगह पे बहुत जरूरी है वैसे, ये जो धर्मपुरे से माल रोड तक आने के लिए अच्छा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ रुपए इजाफा हो गया अच्छा, ना, अच्छा, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, प्लानिंग पॉलिसीज क्या है आपकी? अच्छा, दूसरा मसला ये है सिमल कि ये सड़क एक जगह आप चौड़ी करेंगे ना तो वो ये सड़क फिर कम पड़ जाएगी। जब तक आपने ट्रांस माइग्रेशन, जो दूसरे शहरों से आपने आबादी रोकनी नहीं है, वहां तरक्की दे के यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जाएंगे, सड़कों का जाल बिछाते जाएंगे, वो जाल कम पड़ता चला जाएगा और एट द एंड ऑफ डे आपका शहर जो है सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, और आ चुका है उस लिहाज से अगर आप देखें। दूसरा ये कि जो फंड्स की एलोकेशन है, जो आप 25 करोड़ की फंड्स की, आप ये देखें, इससे तालीम दूसरे जिलों की बेहतर हो सकती थी। दूसरे जिलों की क्यों रजा भाई, लाहौर की बेहतर हो लाहौर- सकती थी। अच्छा, मेरा पॉइंट हसन अली इसमें इसलिए मुख्तलिफ थोड़ा बाज़ दफ़ा होता है कि अगर आप दूसरे शहरों को, छोटे शहरों को, एक तो ये कि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी कि छोटी ताज़ा बस्तियां आबाद करें, ठीक है, आप नहीं उनको- करते, आप ये उनको है, वहाँ नहीं पर आप करते। तरक्की और डेवलपमेंट करोगे तो ये रुक जाएगा, माइग्रेशन माइग्रेशन है, कम और होगी। ये कई वो कम 25 हो करोड़ जाएगी। आपके जाया होंगे, और सेहत की बात में आपके जाया होंगे कि जब आपकी जहाँ के पोल्यूशन होगी, जो आपका ओजोन लेयर है वो बहुत सी डिप्लीट चीजें हो जाएगा, कंट्रोल हो जब जाएगी। आपकी अच्छा, कार्बन हसन, डाइऑक्साइड एक की चीज़ जो मुझे- कॉन्सेंट्रेशन एक लेयर के अंदर ज्यादा हो बिल्कुल जाएगी सही, तो फिर बिल्कुल सही। वो लेकिन हसन, तो इस पूरे सत्यानाश प्रोजेक्ट हो में मुझे जाएगा। दो चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। एक तो जो डॉक्टर्स अस्पताल से चौकर तक सड़क को वसी किया जा रहा है, दूसरा चबूचा फाटक, जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। ये एक अच्छी चीज़ है, और ये अब नहीं, ये बहुत पहले जो है वो हो जाना चाहिए था। ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना, खास तौर पे ये जो धर्मपुरे से चौबच्चा फाटक वाली जो जगह है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन बात वही है कि हमारी प्रायोरिटीज फिर कुछ और थी। उस वक्त हमें जेल रोड सिग्नल फ्री करना था, हमें ऑरेंज लाइन बनानी थी, हमें इसके साथ मेट्रो बस बनानी थी, इसलिए जो है वो ज़रूरी नहीं समझा गया। और अब जब हालात ये हैं रजा भाई कि अक्सर उस तरफ चले जाए ना तो आपका घंटा 1.5 घंटा पार हो जाता है, ट्रैफिक में आप फंसे रहते हैं। लेकिन दूसरा जो बड़ा मसला है जो हमें विजिबल नजर नहीं आ रहा, वो ये है कि आपके दरख्त जितने कटेंगे, आपका नुकसान शहर का उतना नुकसान और ज्यादा होगा, इन द लॉन्ग रन पोल्यूशन यू विल हैव बढ़ेगी। टू बियर द लॉस। बिल्कुल और सही, दरख्त आपके पर कैपिटा बहुत कम है, दरख्त आगे लगाए जा नहीं रहे हैं। कई ममालिक दुनिया में जिनके कवानीन में आपको गिनवा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वहाँ पे घर के अंदर है ना, आपकी वो चार भी दीवार नहीं के, काट वो आप सकते। काट नहीं सकते बिल्कुल, हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ ये वो कैसे सूख मुमकिन भी हो जाए गया? तो फिर भी आपको एनओसी लेना पड़ता है लेना उसके लिए। पड़ता है कि ये दरख्त तब जाके आप ये उस सूख दरख्त गया। को जो है वो ये काट ऐसा बिल्कुल नहीं सही, है बिल्कुल ये। सही। हाँ, बहुत शुक्रिया EPA, हसन अली, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे खामोश है। खामोश हैं। बहुत शुक्रिया हसन अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। रजा भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि अगला सेगमेंट भी आपके साथ है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और अब शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर।
मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है जावेद मंजिल। रज़ा खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी रज़ा भाई, जावेद मंजिल की हिस्ट्री क्या? जी बिल्कुल, जावेद मंजिल एक खूबसूरत म्यूज़ियम है, एक मुनफरिद म्यूज़ियम है जो मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रिहाइश गाह को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। इस तरह के म्यूज़ियम दुनिया भर में हैं जो पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं। जिस तरह सियालकोट में म्यूज़ियम अल्लामा इकबाल के हवाले से ही है, और इस तरह कराची में भी एक म्यूज़ियम है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से है। ये म्यूज़ियम जो है ये उस पर्सनालिटी या अजीम मुफ़क्किर के बारे में और उनके ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे वो नहीं है कि जो सदियों पुराने हों, ये हमारी लिविंग लेजेंड के हैं। जो ऐसा लेजेंड जो हमारे इसी सदी में जिनकी जो या हमारे 60-70 साल पहले डेथ हुई, और फिर वो उनके असरात जो हैं हमारी ज़िंदगी पर, सियासी ज़िंदगी पर, मुआशरती ज़िंदगी पर और हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उस म्यूज़ियम में जाते तो आप देखते हैं कि 1936 में ये म्यूज़ियम जो है ये मंजिल बनाई गई, और इकबाल अल्लामा इकबाल सिर्फ 2 साल इस इमारत में क़याम कर सके। इससे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ज़्यादातर किराए के मकान में ही रहते रहे अपने ख़ानदान के समेत, और फिर इसमें शिफ्ट हुए तो 2 साल ही ज़िंदगी उनकी रही। हुकूमत पाकिस्तान ने फिर बाद में इस मकान को जो बिल्कुल बाद में, बहुत बाद में 70 की दहाई में शायद ये ख़रीदा गया, और फिर इसको अल्लामा इकबाल की याद में एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। अच्छा। अब हुआ था इसकी छतें थी लकड़ी की और वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, दीमक लग रहा था, और उस टर्माइट की वजह से काफ़ी मसाइल थे, और ख़तरा ये था कि छत कहीं गिर ना जाए। अच्छा। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको टेक ओवर किया डेवोल्यूशन प्लान के तहत, तो फिर इस म्यूज़ियम की बहाली का एक प्रोसेस शुरू हुआ। अब ना सिर्फ ये कि इसकी छतें दोबारा बनेंगी और उनका डिज़ाइन बन रहा है, यूईटी के कुछ स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट जो आर्किटेक्चर का वो साथ मुंसलिक है, इस मामले में मुआवनत कर रहा है महकमा आसार कदीमा की, और साथ साथ यहाँ पे जो कुछ हॉल जैसे बनाए जाएंगे जहाँ पे बच्चे बड़े जाके वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से तकारीब जो हैं उनमें शामिल हो सकें। अच्छा। जो इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से या जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल की शायरी से मुताल्लिक़ हैं उनके सुन सके वहाँ पे जाके, वहाँ तकारीब है। इसके अलावा एक थिएटर नुमा यहाँ पे एक्टिविटी भी होगी कि जिसमें अल्लामा इकबाल की फ़िल्में रखी जाएंगी, जो उन पर बनी हुए मुख्तलिफ जो राइट अप्स को फिल्माया गया है वो रखे जाएंगे, और इस तरह से आप जाएंगे तो जाके वो प्रोजेक्टर पे देख अच्छा, सकेंगे। अभी वहाँ पर जो म्यूज़ियम है उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई? उसमें ये है कि अल्लामा इकबाल का बिस्तर, अल्लामा इकबाल के कपड़े, अल्लामा इकबाल के जूते, अल्लामा इकबाल के किताबें, अल्लामा इकबाल के लैंप्स, अल्लामा इकबाल की ज़ेर इस्तेमाल घड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। ये आर्टिफैक्ट्स बड़े अहम होते हैं किसी शख्सियत के बारे में जानने के लिए कि वो किस किस्म का था, किस किस्म का लिबास ज़ेब तन करता था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। उससे अंदाज़ा होता है कि बड़े शख्सियत थे वो भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और किस तरीके से लेकिन सादगी भी साथ साथ उनकी नुमायाँ नज़र आती है। और अगर आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो फिर आपके सामने एक पूरा अक्स नज़र आ जाता है अल्लामा इकबाल का कि वो कैसे थे। यूँ लगता है कि वो दरो दीवार जो है आपसे बातें करते हैं, उनकी शायरी जो है उनसे झलकती है। शायरी के मजमूए भी वहाँ पे रखे हुए हैं, बिल्कुल वहाँ हर लैंग्वेज में उन्होंने लिखा, जो भी उन्होंने लिखा, तहरीर किया, उनके मकतूबात जो हैं, उनके खिताबात जो हैं, उनके खुतबात भी, वो भी सारे कापियाँ जो ओरिजिनल का डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो भी वहाँ पे रखे हुए। और आजकल जो है उसकी रेस्टोरेशन का प्रोसेस है, और उम्मीद ये है कि इस साल के इख्तिताम तक जो रेस्टोरेशन अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम की वो सही मुकम्मल हो जाएगी, और साथ साथ 1-2 हॉल जैसे बनेंगे कि जिसमें वहाँ पे जाके, जिस तरह दुनिया भर में आप जाते हैं थिएटर जो इस तरह के म्यूज़ियम्स होते हैं, तो वहाँ पे एक कमरा या एक हॉल मुख्तस होता है कि जो विज़िटर है, टूरिस्ट है, वो उस चीज़ के बारे में, जो शख्सियत के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। वो फिल्म की सूरत में भी हो सकती है, वो प्रेजेंटेशंस की सूरत में भी हो सकती है, वो उन मकालात को पढ़ भी सकता है, और लाइब्रेरी की सूरत में भी हो सकती है अल्लामा इकबाल के हवाले से। तो ये एक बड़ा जो है एक बड़ा काम होने जा रहा है। इस साल के आखिर तक ये मुकम्मल होगा, एंड देन इट विल बी ओपन फॉर ऑल, ये फिर सबके लिए खुला। अब मसला ये लाहौर में कई म्यूज़ियम है, जैसे ओलंपिक्स के से मुतालिक म्यूज़ियम है, स्पोर्ट्स से मुतालिक म्यूज़ियम है। इसके अलावा जो है आप सिटी हिस्ट्री म्यूज़ियम है, समिट मीनार वाला म्यूज़ियम है।
हालांकि हालत ख़राब है उसकी। समट मीनार म्यूजियम की चोरी भी हो चुकी है। बिल्कुल, अब हुकूमत को देखना बस चाहिए कि ये हुकूमत बड़ी को देखना मेहनत से होगा। बनती हैं चीज़ें। हाँ, उसका ख्याल रखना जो है वो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रजा भाई, आप हमारे साथ वेलकम। मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़न, आज हम बात करेंगे कि योगा किस तरह से आपको हेल्प करता है आपकी डेली लाइफ रूटीन में, और ख़ास तौर पर जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है या एस्थमा का प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और योगा कैसे हेल्प आउट करता है ख़ास तौर पर इन डिजीज़ में। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा मास्टर सायरा मुनीर साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक एक मरतबा फिर से। और लास्ट टाइम तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उस पर बात करेंगे। सो डायबिटीज़, बीपी एंड एस्थमा, ये हमारे टॉपिक्स हैं। डायबिटीज़ से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए किस तरह से हेल्प आउट करता है योगा? सबसे पहले तो एक्सरसाइज तो बड़ी लाजमी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो तो फिर डायबिटीज़ होने का अंदेशा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती डायबिटीज़। एक्टिविटी की वजह से डायबिटीज़ होता है। अच्छा, हो गई है डायबिटीज़ तो फिर हम योगा में जैसे प्राणायाम में और कुछ आसन जैसे कि उनको कहते हैं आप करें, और फिर आप उनका जो पैनक्रिया है वो जो होना शुरू हो जाते हैं और अपने आप वो पैनक्रिया काम करना शुरू कर देता है। असल में जब डॉक्टर हजरात एकदम से उनको पैनक्रिया को, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा होता, उनको ये बताया जाता है कि बिल्कुल नहीं काम कर रहा, हालांकि वो काम कर रहा होता है लेकिन वो उस मुताबिक उस अंदाज से काम नहीं कर रहा होता जिस तरह से हमने उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया होता है, क्योंकि ओबेसिटी इतनी होगी। और फिर इनटेक हमारा जो गलत जो तरीके से हम खाते हैं बर्गर्स और ये इस तरह की चीज़ें जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो ट्रेन किया जाता है क्लाइंट्स को और जो मेंबरान हैं कि वो अपने डाइट को कॉन्शियस होकर लें, जिसमें फाइबर ज़्यादा है वो लें। अच्छा, सब्जियां जो हैं वो हरी सब्जियां लें, और जो फ्रूट्स हैं वो थोड़े से कच्चे फॉर्म में लें, बिल्कुल मीठे ना लें। जैसे आम है, अब आम आ रहे हैं तो वो डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा वो बिल्कुल पके हुए ना लें, हल्के से कच्चे फॉर्म में लें, जिसमें मिठास जो है वो कम होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, वो शुगर कम बनाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन उनको अच्छी मिलेगी। तो जैसे केला है वो आंतों के लिए बहुत अच्छा है और पैनक्रिया के लिए बहुत अच्छा है, तो वो भी आप कच्चे फॉर्म में थोड़ा लें, हरे फॉर्म में लें। अच्छा। बहुत चितली वाला और पका हुआ ना लें, ठीक है। तो इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कपाल भाती जो कि हम बताते हैं, वो आप एक्टिवली, हम रूटीन लाइफ में तो एक्टिवली सांस को इनहेल करते हैं, इसमें कपाल भाती में आप एक्सहेलेशन को एक्टिवली करते हैं। अच्छा, लाइक दिस, ठीक है। तो आपने कंट्रैक्शन बनानी होती है अपने एब्डोमेन में और मसाज करना होता है इंटरनल ऑर्गन्स का। अच्छा, तो अपने आप जो पैनक्रिया है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है और इंटरनल ऑर्गन्स भी स्ट्रेंथन होते हैं, लिवर, किडनीज, स्प्लीन, ठीक है। सारे। यानी कि नॉर्मल इनहेलिंग नॉर्मल हो, लेकिन जब आप एक्सहेल करो तो वो एक छोटे से प्रेशर के साथ उसको जोर से आपने आवाज़ से और अपने इंटरनल ऑर्गन्स का इस तरह मसाज हो जाता है। अब जैसे ब्लैडर भी इससे स्ट्रॉन्ग होगा, मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा मसला आता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग है। कपालभाति जो प्राणायाम है वो नंबर 1 पर आता है। अच्छा। और इसकी बड़ी अहमियत है। कपाल मीन्स फोरहेड एंड भाती मीन्स ग्लो, कि आप अपनी नीचे से एनर्जी को टेल बोन से अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा तक, स्कल तक एनर्जी के फ्लो को सेंड करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तो कितनी देर का ये प्रोसेस जो है वो, ये आप 50 रैप्स से शुरू करें, फिर इसको 500 तक ले जाएं, 1000 तक ले जाएं, वो जितनी आपकी कैपेसिटी। बिल्कुल, और पूरा आपके स्कल पर, आइज पर इफेक्ट आएगा, स्किन आपकी बड़ी फ्रेश होगी कपालभाति से, और पैनक्रियाज आपका स्टिमुलेट हो जाएगा, बीटा सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा। तो ये आप 50 टाइम से शुरू करें, 50 रैप्स से, और फिर 100, 200 इस तरह उसको बढ़ाते चले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, जितना आपका स्टेमिना हो। और ये खाली पेट किया जाता है।
अच्छा। बिल्कुल आपने खाली पेट करना सुबह है सुबह इसको, उठकर। सुबह सुबह उठ के। ठीक है। 20 सेट्स कर लें, फिर आप उसको थोड़े टाइम के 15 बाद हाँ दोबारा जी, से कर लें, तो लेकिन दोबारा से करना कर खाली लें, पेट है। खाली पेट करना है। ठीक है। सो आप टाइम ताकि टू टाइम आप भी कर सकते हो, जी, जरूरी नहीं कि बिल्कुल। एक साथ ही करो। बिल्कुल, वो अगर आपने खाया होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन में नहीं आएंगे आपके इंटरनल ऑर्गन्स, और मसाज ही नहीं होगा आपके पैनक्रियास का और स्टमक का और आंतों का, क्योंकि अच्छा। वो पेट भरा होगा। और ब्लड सर्कुलेशन भी, आपकी जो ब्लड फ्लो है वो डाइजेस्ट करने के लिए वो लगा होगा। सो अगर आपको मतलब बीपी कह रही हूँ, डायबिटीज़ अगर आपकी लो हो गई है ये करते हुए, तो हाइपोग्लाइसीमिया फिर हो गया। आपको, हाँ हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, तो फिर आप कुछ खा भी लें उसमें, तो बिल्कुल फिर आपको बिल्कुल। रोकना पड़ेगा। और मैं कहूँगी कि जो डायबिटीज़ वाले हजरात हैं वो ज़रूर अपने साथ कुछ रखा करें, चाहे वो हाइपो में रहते हैं चाहे हाइपर में रहते हैं, दोनों की ट्रीटमेंट्स अलग हैं। तो वो थोड़ी सी स्वीट या चॉकलेट वगैरह कुछ ज़रूर साथ रखें, ताकि हाइपरग्लिसेमिया ज़्यादा ख़तरनाक है हाइपरग्लिसेमिया की निस्बत। बिल्कुल सही। तो उसमें फिर वो एकदम से मेंटेन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो अक्सर यही होता है कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और फिर किसी को भी नहीं पता चलता वो क्या रीज़न है। अगर उनके मुंह में उसी वक्त स्वीट या कोई मीठी चीज़ डाल दी जाए तो उसी वक्त वो उनका नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, ब्लड का जो ग्लूकोज है वो एकदम से और ब्रेन की तरफ एकदम से फ्लो बढ़ जाता है। हाँ सही। तो और कपाल भाती करते करते आप इतने स्ट्रेंथन हो जाते हैं आप, आपका ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि एक आपको स्किन के ऊपर भी सेलुलर लेवल तक आपको ब्लड का फ्लो और एनर्जी का फ्लो आपको तो फिर तो ये सबको करना चाहिए, मतलब अगर जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है और जो प्रिवेंट करना चाहते हैं कि बिल्कुल उनको बिल्कुल। डायबिटीज़ ये ना तो जो ब्रीदिंग है वो योगा में नंबर 1 पर कहा गया है, इसको ज़रूर की जाए, और मुख्तलिफ हैं, सैकड़ों के हिसाब से हैं। लेकिन अच्छा, लास्ट टाइम आपने बताया था ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग व्हाइल यूर स्लीप, वो जो एक मेडिटेशन का एक प्रोसेस आ जाता है, आई हैव ट्राइड दैट एंड दैट्स रियली हेल्पफुल। वो आपको विद इन सेकंड्स यू आर नोवेयर एंड आप सो जाते हैं, वो इतना रिलैक्सिंग होता है। सो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको इफेक्ट तो ज़रूर करती हैं। बिल्कुल, बल्कि आप रूटीन में भी जब आप काम ना कर रहे हो तो अवेयर रहा करें अपने सांस के साथ, ब्रेथ के साथ, और ये बड़ी हीलिंग है। आपका फोकस जो है वो मेंटेन रखता है। योर ब्रेथ इज लाइफ फोर्स एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ऊर्जा कहा गया है अच्छा। संस्कृत में, और इसकी बड़ी ही अहमियत है। हम तो बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर सांस को ले रहे होते हैं, सांस अपने आप चल रहा होता है, लेकिन कॉन्शियस होकर जब लेते हैं तो फिर ये हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूरे सर से लेके पाँव तक आपकी कोई भी जगह ऐसी नहीं बचती कि जहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो ना हो रहा हो, क्योंकि आप खुद भी कॉन्शियस हो उसको, सांस को खींचते हुए भी निकालते हुए भी, सो वो कॉन्शियसनेस जो है वो कहीं ना कहीं हीलिंग साइड पर जो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिस इज ऑल अ माइंड गेम, और अगर आप माइंड जो है वो अपना इन चीज़ों पर लगा दें तो खुद ब खुद वो जो हीलिंग प्रोसेस है और आपको हेल्दी रखने का प्रोसेस है वो चलना शुरू। और वो आपने अभी बताया कि सोने में आपको बड़ी आसानी हुई है, क्योंकि सांस को आपने देखना शुरू किया। तो सांस को देखने का जब देखना शुरू करते हैं तो हम हट जाते हैं सोचों से, हाँ। हम हट जाते हैं टेंशन से, हम हट जाते हैं अपने सोच रहे हो तो स्ट्रेस से, निकल गई ज़हन से। बिल्कुल वो अपने आप में हम आ जाते हैं। वो एक मेडिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने साथ होते हैं, तो अपने साथ भी होना चाहिए। मैंने एट टाइम्स ये भी नोटिस किया कि अगर आप सांस पे फोकस करना शुरू कर दें तो फिर आप उसको सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा हम सांस कैसे ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, ये भी ज़हन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता रहता है एंड देन यू गो टू स्लीप, और फिर आपको नहीं पता होता। आप फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि सोचों से भी हट जाते हैं, सांसों पर आ जाते हैं, और फिर सांसों से भी हट जाते हैं, फिर आपका जिस्म फ्लोट करना शुरू कर जाता है, इतना आप लाइट फील करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही, तो दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक तो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई डायबिटीज़ के लिए, उसके बाद दूसरी अगर आप जैसे कह रही थी कि मुख्तलिफ आसनास भी होते हैं जिसमें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और उनका अक्सर देखा गया है डायबिटीज़ वालों का कि पेट उनका काफ़ी बाहर निकला होता है। ये जैसे ही पेट किसी का भी बाहर निकले, इसका मतलब है कि वेस्ट हिप रेशो होती है ना, एक रेशो होती है कि अगर आपका पेट वेस्ट हिप रेशो से निस्बत में आपका बाहर है तो इसका मतलब है कि आपको हाई बीपी या आपको कोई भी बीमारी छू सकती है। और डायबिटीज़ तो नंबर 1 पर है अब आजकल, बिल्कुल एक आम। और डायबिटीज़ का सिर्फ इंटेक की वजह से नहीं है, डायबिटीज़ सिर्फ स्ट्रेस और तनाव और जो टेंशन्स हैं वो भी अगर हम अपने सर पर सवार कर लेते हैं तो उससे भी डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट हमारे सेल्स काम करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह मैं भूल गई आपने क्या सवाल। मैं पूछ रही थी मुख्तलिफ आसनास और एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ जी, जितने भी अब जिम में आप चले जाएं तो उसमें ट्विस्टिंग आसन कोई भी नहीं है।
अच्छा, ट्विस्ट करने वाली कोई एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप जो इसमें बैठ के भी हैं ट्विस्टिंग, लेट के भी हैं और खड़े होकर भी हैं, तो ट्विस्ट करें अपने, और मसाज होता है इंटरनल ऑर्गन्स का, टोर्सो एंड लिम्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होते हैं। सही है, मतलब अगर आप खड़े हैं तो आपके पाँव अगर इस तरफ जा रहे हैं तो आपने बॉडी इस तरफ जानी है, और पेल्विक आपकी अपनी जगह पर रहेगा। आपने लंबर से अपने एब्डोमेन से ट्विस्ट देना टोर्सो को, ठीक है, देन आपके इंटरनल ऑर्गन्स का ऑटोमेटिकली मसाज हो जाएगा। इसमें कोई भी आसन, बहुत ज़्यादा आसन हैं, सिटिंग भी हैं, लाइंग भी हैं, और उल्टे लेट के भी हैं इवन, अच्छा, और खड़े होकर भी हैं। तो कोई भी आसन आप सेलेक्ट कर लें जो कि आपसे इजीली हो सके। अब कुछ लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, तो वो कुर्सी पे बैठ के कुर्सी पे बैठें और पीछे से आप ट्विस्ट दें, कुर्सी के जो पीछे बैग है उसको पकड़ें एंड ट्विस्ट सिंपल है, ठीक है। और इसमें आप वापस आए और दूसरी तरफ से पकड़ें, ठीक है। तो पकड़ते हुए आपने फिर होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स। तो होल्ड करते हुए आपने लंबे गहरे सांस, आपको 5 सेकंड यहाँ रुकना है एंड देन घूम के दोबारा 5 सेकंड रुकना है। तो उसी में और आपको फील होगा कि ब्लड सर्कुलेशन एकदम से फ्लो एकदम से बढ़ा है पेट की तरफ, और ऑर्गन्स की। ऑब्वियसली जब आप कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो फिर आपको एक नई एनर्जी जो है वो साथ साथ फील होना शुरू होती है। एक्सर्शन तो होती है बट दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो फिर एक नई चीज़ जो है, नया ब्लड आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ सेल्स में जा रहा होता है, जो आपको अल्टीमेटली हेल्प आउट करता है। बीबी पेशेंट्स के लिए किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे, और एस्थमा खास तौर पर, उसके लिए क्या ब्रीदिंग प्रोसेस होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे जी। बीपी की अगर हम बात करें सायरा जी, तो उसमें किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं योगा से रिलेटेड? सबसे पहले तो दोबारा से वही आ जाता है कि आप खाने पीने में एहतियात करें। जैसे ये सोडियम है, ये वाइट पॉइजन है। जो भी तली हुई चीज़ें, क्योंकि जो भी घी वाली चीज़ें और तली हुई चीज़ें, ये सारी ही आपको टेस्ट देती हैं, और हमारा टेस्ट टंग का इतना डेवलप हो गया कि हम इसके बगैर कोई सादी चीज़ हम खा ही नहीं सकते। बिल्कुल। अपने जो वेजिटेबल्स हैं या गोश्त जो भी हम बनाते हैं वो एक ही टेस्ट उसमें आ रहा होता है, मिर्च और नमक का। अपना उसका डाइट का जो अपना जो उसका जो कलर है और वो टेस्ट है वो हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एक तो डाइट अच्छी आप रखें, सोडियम निकाल दें बिल्कुल, जिनको बीपी है। अच्छा। घी ऑयल बिल्कुल निकाल दें, सोटे करें, स्टीम करें, और वो इसी तरह खाएं सब्जियां। दूसरा ये हमारा रुझान बहुत है कि हम इंटेक करते हैं रेड मीट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आप आयरन सब्ज़ रंग की सब्जियों से भी ले सकते हैं और फलों से भी ले सकते हैं। दूसरा हम योगा के हवाले से इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। योगा में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हलासन है, शोल्डर स्टैंड है, जो कि रूटीन में अगर लोग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छे आसन है। दूसरा ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, अच्छा, नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्या बोला आपने? नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये संस्कृत के वर्ड हैं और इसको अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। वन ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रल ब्रीदिंग है। अच्छा, तो आप बैठ के और इसको करें 5 मिनट से लेके 15 मिनट्स तक इसको रूटीन में करना चाहिए। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, बीपी काम हो जाता है। कि आपको एक नोस्ट्रल बंद करना है, हाँ, एक हाथ को आपने ज्ञान मुद्रा में रखना है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को आपस में छूना है, एंड क्लोज योर राइट नोस्ट्रल विद योर राइट थंब, देन डीप इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रल लाइक दिस, and close your left nostril with your ring finger and middle finger, exhale through your right nostril। ठीक है, यानी कि एक से आप इनहेल कर रहे हैं, दूसरे से एक्सेल कर रहे हैं, जहाँ से आपने एक्सेल किया वहीं से इनहेल करेंगे दोबारा। then close your right nostril and exhale through your left nostril। सही है, ओके, एंड देन फिर यहीं से इनहेल और उससे अपोजिट से एक्सेल, जहाँ से एक्सेल किया वहीं से दोबारा से इनहेल करना। इसको वायो नेति भी कहा गया है, वायो मीन्स हवा। ओके, और ये एक ब्रीदिंग है। दूसरा चंद्रा नेति प्राणायाम है। आप लेफ्ट, आप जो 2 नोस्ट्रल हैं अल्लाह ताला ने, और पूरा ही पार्ट हमारा राइट जो पार्ट है वो सूरज से रिलेट करते हैं, और लेफ्ट पार्ट को हम चांद से रिलेट करते हैं। अच्छा, ओके, तो राइट नोस्ट्रल जो है वो राइट से आप इनहेल करें और एक्सेल करें तो उससे आप एनर्जाइज होते हैं और एक्टिव होते हैं, बीपी आपका
ऊपर जाता है, जिनका बहुत लो है बीपी, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लें और राइट से एक्सेल करें, दिस इज चंद्रा नेति प्राणायाम। ओके, तो इससे आपका बीपी काम होता है, नीचे आता है, नॉर्मल होता है, कंट्रोल। और अगर आप दोनों से उस तरह करेंगे तो बैलेंस रहेगा। तो बैलेंस रहेगा। ठीक है। अब तो इसमें लो वालों के लिए आप राइट को मैक्सिमम यूज कर सकते हैं जी। और जिनका हाई है उनको आप लेफ्ट से, तो यानी कि मैं जो है वो राइट की तरफ रहूं क्योंकि मेरा अक्सर बीपी लो ही रहता है, मुझे तो लगता ही नहीं है मेरा बीपी है भी या नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है और मतलब ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं और इसमें जस्ट हैव टू टेक 5 और 10 मिनट्स आउट। जी, दोनों जो नोस्ट्रल्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली चलते हैं। ये नहीं होता कि एक दफ़ा बंद हुआ है और दूसरा खुला हुआ है, ये साथ चलते हैं बैलेंस में। तो कभी होता है कि एक बंद होता है हमारा नोस्ट्रल, और हम परवाही नहीं करते, जैसे लेफ्ट बंद है जो कि काम करता है आपके मिजाज को भी, आपको कूल करता है, तो वो बंद है और राइट खुला हुआ है, तो आप तो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, आप कहेंगे कि बस अब किसी के ऊपर गुस्सा उतारें, तो उससे आपके सिचुएशन पर, आपके मूड पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो दोनों नोस्ट्रल खुले होने चाहिए, कुछ के बंद होते हैं, मुंह से सांस ले रहे होते हैं, तो वो भी सही नहीं है। आप भाप लें, स्टीम लें, आप खोलें इसको। ठीक है। ओके, तो आप अगर आपका राइट बंद है, लेफ्ट खुला हुआ है जो कि काम करता है, तो आप फिर लेजी होंगे, आप सोने की कैफियत में हो जाएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे, आपको नींद आएगी। तो वो ये नहीं देखा जाता कि अच्छा ये तो बंद है जो कि हमें एनर्जेटिक करता है, जो कि बूट्स अप करता है हमारी एनर्जी। लेफ्ट जो है वो आपको लेजी कर देता है अगर बंद हो, और राइट जो है नहीं, अगर लेफ्ट अगर बंद है तो राइट खुला है, तो आप हाइपर हो जाओगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि काम करने वाला दो नोस्ट्रल नहीं खुला, तो अल्लाह ताला ने दो नोस्ट्रल इसलिए नहीं तो एक ही होल बनाए थे, इसलिए बनाए कि बैलेंस रहे हमारा। ये वो साइंस है जो नॉर्मली हम बॉदर ही नहीं करते हैं उसके बारे में सोचना और उस चीज़ को देखना। लेकिन मतलब आपने जब शुरू में आप आई थी और आपने एक बात बोली थी कि ये ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट को टैकल करता है और आपकी ज़िंदगी है योगा के अंदर, वो चाहे ब्रीदिंग प्रोसेस है, वो चाहे डिफरेंट आसना है, वो अब क्वालिटी लाइफ एग्जैक्टली ज़िंदगी तो सभी जीते हैं। मतलब कोई इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करेगा कि मेरा अगर राइट नोस्ट्रल बंद है सो उसका मतलब है कि मैं लेजी हो रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही हूँ, तो शायद इसकी वजह से। वो नॉर्मली आप सोचते हैं कि अच्छा नींद नहीं पूरी हुई हुई या वीकनेस है या कोई मेडिसिन खा लो, मतलब इन चीज़ों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल नहीं ध्यान जाता। तो जिनका हाई बीपी है वो तो पहले ये देखें, कुछ का स्टिल ही वो दूध बड़े होते हैं, हड्डी बड़ी होती है और लेफ्ट बंद रहता है, और वो राइट एक ही नोस्ट्रल से सारी उम्र हो जाती है उनको सांस लेते, सारी उम्र चिड़चिड़े रहते हैं। लेकिन अगर ये ब्रीदिंग हम जब अनुलोम विलोम करते हैं या वन नोस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, चंद्रा भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम, तो इससे वन नोस्ट्रल ब्रीदिंग से जो तंग रास्ता है वो भी खुल जाता है, उसमें ऑपरेशन करवाने की या कोई ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं करते रहें तो वो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं सांस को लेने की, तो वो अपने आप दूध जो है, जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, वो अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो अच्छा, तीसरा एक एस्थमा की हम बात करना चाह रहे थे कि जिनको एस्थमा प्रॉब्लम है उनको किस तरह से ब्रीदिंग प्रोसेस अपना रेगुलेट करना चाहिए कि वो बेहतर हो जाए। और एक तो उनको विटामिन सी लेनी चाहिए। एक हमारे जो योगा करते हैं हजरात, उनको पता होगा त्रिफला है हमारे योगा में, एक निचोड़ है समझे, उसमें हमारे 3 सिचुएशन है, वात पित्त और कफ, हमारी जो हालतें इंसान की, कुछ में वात ज़्यादा होता है, कुछ में पित्त ज़्यादा होती है, कुछ में कफ ज़्यादा होता है। जिनमें कफ ज़्यादा है, जिनमें जो कैफियत बलगमी है, उसको एस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। तो जो तीनों जो हमारे पास एक हब है, वो 3 चीज़ों का मिक्सचर है, आंवला, भेड़ा और हरीड़। अच्छा। तो ये तीनों ही कैफियत को बैलेंस करता है। ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप क्वांटिटी में लेके इक्वल और इसको साफ करके, भेड़ा और हरीड़, ठीक। तो एक तो ये एस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ब्रीदिंग, भस्त्रिका ब्रीदिंग है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका मीन्स कि आप लंग्स को मैक्सिमम खोलें एंड देन बंद करें। भस्त्रिका जो पुराने ज़माने में पीतल और तांबे के बर्तन कलई करने वाले आते थे, तो उनके पास एक मश्क होती थी जिससे वो इस तरह पंप करके तो वो आग दूसरे को देते थे, जहाँ पर पीतल को रंग किया जाता था, कलई किया जाता था। ठीक है। तो वो उसका नाम था भस्त्रिका। तो उससे तशबीह देते हुए आपने लंग्स को बिल्कुल उसी तरह फुलाना है, पूरा और लाना है। तो शुरू में तो आपको पेन होगी, लेकिन आप जब कॉन्शियस
और अवेयर होकर आप सांस को लेंगे तो वो आपका स्टेमिना जो है, ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड VO2 मैक्स, आपका वाइटल कैपेसिटी आपकी लंग्स की वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो ट्रेंड करें सांस लेना है या नाक से सांस को लेना। ये बड़ा एक गलत कंसेप्ट है आजकल, और बहुत ही एक्सरसाइज में किया जाता है कि जी नाक से सांस को लें, मुंह से छोड़ें। तो नाक तो सांस के लिए है, मुंह तो खाने के लिए है। तो नाक से सांस को लें और नाक से एक्सेल करें। तो नाक से जब सांस को लेते हैं आप, तो आपकी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रुक जाते हैं। जब नाक से एक्सेल करते हैं तो वो वापस बाहर आते हैं। तो ये तो पूरी एक अल्लाह ताला ने फिल्टर बनाया हुआ है ना नोस्ट्रल। अगर मुंह से आप सांस लेंगे तो आपके तो लंग्स में डायरेक्ट गंदी ऑक्सीजन जाएगी। हेवी ब्रीदिंग थ्रू योर नोज, आप अगर पूरे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो अस्थमा के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, बाकायदा आवाज़ भी आए और प्रेशर के साथ एक्सेल और इनहेल जो है वो होना चाहिए। इस पर मैं आपसे मजीद भी बात करना चाह रही थी सारा जी, और हर्बल मेडिसिन का भी हम जिक्र कर रहे थे, वो भी मैं ज़रूर डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया। तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा जब आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह तब यहाँ से बात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सेल्स और प्रमोशंस आपको बताएंगे बचत बाजार में। सेल्स में सबसे पहले आपको बताएंगे टेसोरो पर सेल लगी है जी, 65% तक ऑफ आप एंजॉय कर सकते हैं। सर्विसेज पर सेल लगी है जी 50% फ्लैट। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे और शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में हमारे साथ मौजूद है सादिया खान मुगलपुरा से। जी सादिया, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई का ग्राफ क्या देख रही हैं आप? जी, मुगलपुरा ओपन मार्केट में सब्जियों के रेट्स के हवाले से आज आपको आगाह करती चलो। आज के जो रेट्स हैं वो कुछ इस तरह से है कि आलू जो है 15 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत 20 है, प्याज 35 रुपये, भिंडी यहाँ पर 50 से 60 के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है, जबकि करेला जो है यहाँ पर 40 से 50 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा देसी जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। फार्मी खीरे की कीमत यहाँ पर 20 रुपये है। यहाँ पर टिंडे 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि शिमला मिर्च की कीमत आज 20 रुपये है। बैंगन यहाँ पर 20 रुपये, कद्दू 30 से 40 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। गोभी जो है फूल गोभी, उसकी कीमत यहाँ पर आज 40 रुपये है। बंद गोभी 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि लीमू जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। गाजर यहाँ पर 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। मूली की कीमत 15 है। पालक यहाँ पर 15 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। लहसुन यहाँ पर जो है 120 रुपये देसी फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक की कीमत यहाँ पर 120 रुपये है। बात करते हैं हम सार्फिन की, तो सार्फिन का कहना है कि कुछ सब्जियां जो हैं उनके रेट ज़्यादा हैं, जबकि मौसमी तब्दीली की वजह से सब्जियों के रेट्स कुछ हैं वो ज़्यादा कर दिए जाते हैं। जबकि फलों की बात करते हैं, सेब जो है वो 80 से 100 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर आज केला 90 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर खरबूजा जो है वो 40 से 50 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। तरबूज की कीमत यहाँ पर 40 रुपये फ़ी किलो है, जबकि खजूर जो है यहाँ पर 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। बात करते हैं सार्फिन की, तो उनका ये कहना है कि सब्जियों की कीमतों पर जो है आवाम फोकस करती है, इंतज़ामिया फोकस करती है, लेकिन अगर बात करते हैं फलों की तो फल भी उतने ही ज़रूरी हैं, जबकि फलों की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सार्फिन सब्जियां तो खरीद सकते हैं, लेकिन फल जो है वो महंगे दामों नहीं खरीद सकते। इसलिए इंतज़ामिया को, मार्केट कमेटी को सब्जियों की कीमतों के साथ साथ फलों की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सादिया खान आपका। ज़ैनत शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 162 रुपये में और उसका बना हुआ गोश्त 235 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 69 रुपये दर्जन, थोक से 67 रुपये और गोरमे से 68 रुपये।
और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद है 105.15, कीमत फरोख्त है 105.40। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद है 152.25, कीमत फरोख्त है 152.95। यूरो की कीमत खरीद है 118, कीमत फरोख्त है 118.50। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 27.90, कीमत फरोख्त है 28.05। यूएई दिरहम कीमत खरीद है 28.55, कीमत फरोख्त है 28.70। कुवैती दिनार कीमत खरीद है 345, कीमत फरोख्त है 347.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 69.50, कीमत फरोख्त है 69.95। जैपनीज यन कीमत खरीद है 0.92, कीमत फरोख्त है 0.95। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद है 106.70, कीमत फरोख्त है 107.60। और सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर 82.50, कीमत खरीद, कीमत फरोख्त है 83.05। इसके साथ ही स्टूडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।